बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। लीजिए, अब एहतजाज के हवाले से दिन भी हमारे सामने है और तारीख भी हमारे सामने है, क्योंकि पीटीआई ने फैसला कर लिया है बस अब बहुत हो गया, एहतजाज होगा और मुतालिबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की फाइनल यानी कि हतमी एक कॉल दे दी है और मुमकिन तौर पर शायद इसके बाद कोई कॉल नहीं होगी, इसीलिए इसे हतमी और फाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने भी मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे पूरे मुल्क के अंदर से काफिले पहुंचेंगे और ये एहतजाज जो है चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हतमी जो तारीख दी गई है उससे पहले कोई बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है? इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे। और याद रहे कि हुकूमत ने इस एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी लिहाज से जो डंडा है वो भी तैयार कर लिया है कि कानून तोड़ने वालों के साथ आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके तो हालात वैसे ही साजगार नहीं है। कोई भी मुल्क पाकिस्तान को दिया गया जो कर्ज है उसको रोल ओवर करने के लिए भी तैयार नहीं है, और IMF को तो जैसे तैसे अब की बार मना लिया है, मगर ये भी देखना है कि बैसाखियां आखिर कितनी देर तक इसी तरह से चलाई जाती रहेंगी। अदालतों के हवाले से भी और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हम आईनी बेंच के हवाले से बात करें, कल एक बड़ा दिन कहा जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही के अंदर जो है आईनी बेंच कल बाकायदा तौर पर समातें करने जा रहा है। देखना यह है कि जो समातें होने जा रही हैं इनके अंदर जो केसेस हैं वो कितनी अहमियत के हामिल हैं, इसके ऊपर भी मुदब्बिराना राय जो है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। आमिर साहब, जो भी हो, इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं या अदालत की हम बात कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं सियासत की इस फाइनल कॉल से। ये अपनी जगह अहमियत की हामिल है। 24 नवंबर को क्या समझते क्या होगा? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि 24 नवंबर को क्या होगा, मगर जाहिर है ये हर कॉल को हतमी कॉल ही कहा जाता है। और एक चीज़ होती है, दोनों तरीके होते हैं। एक ही होती है कुछ अरसे बाद थकावट हो जाती है, एक ही होती है कि थोड़े अरसे बाद उम्मीद लग जाती है। दोनों है। सबसे बड़ा जो डिसीजन है और मुश्किल फ़ैसला है जो PTI के लिए वो ये है कि क्या अगर वो इसको पुरअमन रखते हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं, तो वो फिर उसका प्रेशर नहीं बनता। और अगर वो प्रेशर की तरफ जाते हैं, बनाने की तरफ, और ये खुदा न खास्ता कोई नक्स अमन हो जाता है और गैर कानूनियत हो जाती है, कुछ जानो माल का नुकसान हो जाता है, तो फिर ये ख़तरा रहता है, 9 मई का ख़तरा हो जाता है। और खुदा न खास्ता वही मैं कहता हूँ। तो इसलिए ये एक दोनों किस्म की आवाज़ें हॉक्स एंड डव्स की आती हैं, आज भी चल रही हैं। कि कुछ लोग कहते हैं वो जो पुराना तरीका है कि एक आवाज़ लगा रहा है कि जिद्दोजहद, दूसरा कह रहा है मसलहत मसलहत। सो एक मसलती ग्रुप है जो कह रहा है कि जनाब कानून के हाथ में, कानून को हाथ में नहीं, बिल्कुल दायरे में रहना है और बिल्कुल कुछ नहीं करना। दूसरा वो कफनपोश ग्रुप है जिसकी मतलब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कहते रहते कि इस दफ़ा कफन निकाल के निकलना है। तो उनका ये है कि प्रॉब्लम उनकी लीडरशिप की आती रही है। ये ज़रूर है कि PTI के वर्कर ने हर दौर में प्रूव किया है, पर कहीं ना कहीं जो उनसे गलतियां होती रही हैं, कैंसिल होने की या वो करने की, फिर आपस की लड़ाई मार कटाई नहीं ख़त्म होती। मगर इस दफ़ा उन्होंने देखेंगे क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है, क्या कैसे वो करते हैं। मगर ये ज़रूर है कि ये इसकी टाइमिंग का अभी बहुत फ़र्क पड़ गया है कि वरना तो वो 2.5-3 साल से ये तमाम उनके जोर के बावजूद जो है वो ये मौजूदा सिस्टम को, निज़ाम को नहीं हिला पाए। मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है एक कि उनके साथ जो मैक्सिमम हो चुका है, इसके आगे क्या होना है, एक डर है। दूसरा डर ख़त्म हो गया है। दूसरा ये है कि इंटरनेशनली उनकी एक उम्मीद लगी हुई है कि पता नहीं अभी कोई ट्रंप साहब आ गए हैं और एक तबका है जो कहीं जा रहा है कि जी कॉल आएगी, और उसके में मतलब मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे जो लोग भी हैं वो अपने तजिए की बुनियाद पे कह रहे हैं कि जनाब टेलीफोन आएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर इस दौर में अब इस दफ़ा अगर गैर इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम होता है तो फिर मुश्किलात गवर्नमेंट के लिए कोई ये आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो इकॉनमी की सूरत हाल है, क्या इसके ज़रिए जो है ऑलरेडी जो है कारखाने बंद हैं, कारोबारी तबका तंग है, ट्रेडर्स तंग हैं, अवाम तंग है।
और सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला चल रहा है, सबसे बड़ा क्राइसिस जो है स्मॉग और सिक्योरिटी के अलावा, वो ये है कि आईएमएफ की टीम यहाँ 4 महीने पहले आ गई है। वक्त से पहले आ गई है। और उसकी वजह ये है कि हमारे जो हमने उनके साथ शराइत रखी थी, वो नहीं कह रहे हैं कि 4 महीने इंतज़ार करेंगे, फैसला करेंगे। वो कह रहे हैं हमें अभी से ही नज़र आ रहा है कि आप शराइत जो है ना वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम 4 महीने पहले नहीं इसका इंतज़ार नहीं करेंगे, हमें अभी बताएं कि आपने करना क्या है। और इसका मतलब ये है कि वो अगर आईएमएफ पीछे हट जाता है और वो कहते हैं कि जनाब आपको ट्रांश नहीं देंगे, तो हमारा दिवालियापन का खतरा मंडला रहा है, वो टला नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये औरंगजेब साहब खूब उन्होंने 2-4 दिन पहले कहा है कि जनाब हमने जो थी उम्मीद दिलाई थी उनको कि इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, ख़ास तौर पे जो फॉरेन पेमेंट हमने करनी है फॉरेन एक्सचेंज में, उसमें $2.5 बिलियन का गैप है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो जो रोल ओवर्स थे वो $2.5 बिलियन के नहीं हो पाए। $1-आधा बिलियन है जो का तेल का हमें रियायत देते थे सऊदी अरेबिया वाले, वो भी नहीं दे रहे। तो एक तो हमारी बैरूनी ये मसला आया हुआ है, दूसरा हमारा आया हुआ है कि हमारी शॉर्टफॉल जो इतना बड़ा 40% टैक्सेस बढ़ा दिए थे और वो नहीं पूरे हो पा रहे। और ये अब पहले 190 अरब रुपए का फिगर आ रहा था, अभी कह रहे हैं कि दिसंबर तक ये फिगर जो है 230 अरब रुपए की कमी है, शॉर्टफॉल है कि जो कि टैक्सेस की नहीं है। और सूबों से भी जो था कि जनाब वो पंजाब खास तौर पे खसारे में बहुत 160 अरब रुपए का खसारा है। रोज़ ये लाने तो तख्तियाँ काट देते हैं, वो कर देते हैं, मगर उसका नुकसान ये है कि मरकज़ी हुकूमत उनकी इस वक्त फंसी हुई है और वो कह रहे हैं कि जनाब अभी हमें वफाक की नहीं सूबों की भी गारंटियाँ दें। लेकिन वो पंजाब वाले कह रहे हैं केपी से वहाँ से सरप्लस आ गया है, अपना सूबा जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा खसारे में टॉप पे जा रहा है। अब वो ये खसारे पूरे कैसे करने हैं ये यहाँ पे आके, लेकिन उन्होंने तो आमिर साहब आईएमएफ टीम को कहा जी आप इत्मीनान रखें, हकीकत में हम सरप्लस के अंदर है, कोई खसारा नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आईएमएफ के सामने चीजें रखी गई ये जो है फिक्र ना करें, ये कोई मोहल्ले की नानी दादी नहीं होती है जिसको आप कहें जी समझा दें। मैं फिगर्स बात कर रहा हूँ जो ऑन पेपर जो है 160 अरब रुपए का उनका खसारा है, साथ में वो करना कैसे है ये मुश्किलात हैं कि इसके आगे जो है ज़राती टैक्स जो है सूबों ने लगाना है। अब पंजाब की हुकूमत जो है वहाँ पे ये इतनी वफाक की भी हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि इन्होंने कहा जी ट्रेडर से हम जनाब इतने वो करेंगे, वो हम जिक्र करते रहते हैं 99.99% जो है वो जो टारगेट दिया गया था ट्रेडर्स पे टैक्स लगाने का, ये पीछे हट गए, इनमें हिम्मत ही नहीं है ना इनसे जो प्राइवेटाइज करने थे इदारे, वो पीआईए का जो हाल हुआ है वो भी डर गए हैं कि आप वो कहते हैं कि आगे आप करना क्या है, पैसे कैसे पूरे करने हैं। एक तो मैं खबर दे दूं कि जो सॉल्यूशन सोचे जा रहे हैं, तो सरकारी मुलाजिम भाई हमारे जो बड़े खुश थे कि उनकी 20 से 25% बजट के अंदर तनख्वाह का इजाफा कर दिया गया था। तो इस बात पे एक पॉसिबिलिटी इम्कान ये है कि उसको उस इंक्रीज को वो जो बढ़ावा था उसको मौखर कर दिया जाए। अच्छा। तो ये सरकारी मुलाजमीन बेचारे जो खुश थे, और बाकी हालांकि बड़े तंग थे कि 93% जो प्राइवेट सेक्टर में है उनकी नहीं बढ़ी, इनकी जितनी महंगाई भी नहीं है उससे भी डबल कर दी थी, बस सरकारी हमारे मुलाजिम बेचारे खुश थे कि चलो 20 से 25% बढ़ रही है। तो ये एक सोल्यूशन ये है। दूसरा ये है कि वो कहीं जा रहे हैं कि मिनी बजट नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? तो करेंगे ये कि फिर वो जो भी बजट के अलावा अगर आप किसी तरीके से भी टैक्सेस लगाते हैं उसे मिनी बजट ना कहें, वो मिनी बजट ही होता है। सो वो अब क्या है ये बताया जा रहा है, अभी चल रही थी खबर कि 16 अक्टूबर से तैयार हो जाएं, 2.5 रुपये फी लीटर जो है पेट्रोल भी बढ़ रहा है, पहले भी 1-2 दफ़ा बढ़ चुका है। उसके बाद जो है गैस आ नहीं रही और उसका भी पैसे कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, लोड शेडिंग ऑलरेडी चल रही है। फिर जो है बिजली के वो हैं, उसके साथ जुड़ी हुई है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी वो कह रहे हैं इनकी गैस भी बंद कर देंगे। कारोबार पहले नहीं चल रहा, बेरोज़गारी पहले बढ़ रही है और मज़ीद कारोबार भी नहीं चलेगा। तो ये सारा एक विशेष साइकिल है कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते, अगर आईएमएफ की नहीं सुनते तो दिवालिया होते हैं, अगर उनकी सुनते हैं
तो फिर ये पीटीआई की ज़रूरत ही नहीं है। लोग ये स्मॉग से, महंगाई से इतने तंग हैं कि वो वैसे ही गले पड़ने को तैयार हुए हुए हैं। सो इसलिए ये गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट की सूरत हाल रवैया ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं गैर ज़रूरी तौर पे, मतलब ये सऊदी अरेबिया ठीक है, पर इनकी तकरीर बाकू में या सऊदी अरेबिया से कोई इस्लामी मुल्कों ने या इन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा था। जहाँ मुल्क के अंदर इतना क्राइसिस हो रहा हो, स्मॉग का चल रहा हो, एक सिक्योरिटी के इश्यूज़ चल रहे हों, इकनॉमिक इश्यूज़ चल रहे हों, तो आप वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना शौक है तकरीर करने का, वो भी साथ साथ जा रहे हैं। 3 दिन का बाकू का टूर, वो समझ नहीं आती 3 दिन भाई आपने क्या करने हैं यहाँ पे मुल्क। सो एक रवैया वर्चुअल की ऑप्शन नहीं थी आमिर साहब, अगर इन्होंने ही बात करनी थी तो कोई वर्चुअल की भी क्या जरूरत थी? अगर कह देते कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम के रखे हुए हैं जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चले जाएंगे तो क्या फर्क है। उन्होंने वो बाकू में पिछली लाइनों में जाके खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी जाके खड़े हो जाए। अब वो फिर इनका दिल दुखता है कि जी हम इतनी बड़ी इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को जी बहुत पीछे खड़ा कर दिया और हमारी बड़ी नाक कट गई जो है। तो भाई आपका वजन नहीं है, आपके नहीं, तो ये आपने पैगाम देना होता है कि जनाब हमारे ये ख़ास तौर पे आप आलूदगी की कॉन्फ्रेंस के अंदर जा रहे हैं और मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा आलूदगी है, लोगों को सांस नहीं आ रहा, पूरा पंजाब जो है वो ऑक्सीजन की ना होने की वजह से तड़प रहा है। तो एक तो ये क्राइसिस हैं, ऊपर से इनका रवैया है ऐसे, उसमें अगर ये बहुत ज़्यादा मार धाड़ भी करते हैं और यहाँ वज़ीर निज़ाम ख़राब होता है तो IMF, मैंने कहा, वो यहाँ पे अंगूठा रख के गर्दन पे वो बैठी हुई है। और अगर वो कोई इस तरह का वो ऐलान कर देते हैं कि नहीं, वो जो 4 महीने का इंतजार नहीं कर रहे, ये 4 महीने पहले ही आ गए हैं, तो वो अगर इसका रुक जाता है या इस तरह की मज़ीद शराइत आती हैं और ये बिल्कुल वो जो कहते हैं ना बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि एक तरफ जो है IMF है, माने तब प्रॉब्लम, ना माने तब प्रॉब्लम, और जो लीडरशिप का जो रवैया है, कहीं से लीडरशिप नहीं आ रही। उन्होंने हाथ औरंगज़ेब साहब ने खुद खड़े कर दिए हैं। उन्होंने औरंगज़ेब साहब वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हमारे पे ना रहना, हमें रोल ओवर्स नहीं मिल रहे हैं, और वो प्राइवेट सेक्टर का तरला करते हुए पाए गए हैं कि जी वो आप ही हमारी मदद करें, इस पे हमें रोल ओवर्स नहीं मिल रहे। सो ये जब फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क का हाथ खड़े कर दे और वो कह दे, इतराफ़ कर ले कि ये रोल ओवर नहीं हो रहा, तो फिर ये प्रॉब्लम्स है। ऐसी सूरत में अदम इस्तेकाम और ये 24 नवंबर का जो जलसा है, जलसा फाइनल कॉल है, आप कह सकते हैं जलसा नहीं, आप वो एहतजाज कह रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी कफन बांध के आ जाएंगे और मजीद को पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, एक सूरत हाल तो ये कि ये डिफरेंट सिचुएशन है। सही है। ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं आमिर साहब, इसके ऊपर एक बड़ी लॉन्ग डिबेट अभी होना बाकी है, मगर जो एक आखिरी हमारी उम्मीदें होती हैं वो तो अदालतों से होती हैं, खासतौर पे जो सुप्रीम अदालत है उससे एक आखिरी उम्मीद हम जोड़कर बैठ जाते हैं। अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, इस पे बात करने के लिए बैरिस्टर है, माहिर कानून है बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। पंसोता साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी बैरिस्टर साहब, वो ये तो चलता ही रहता है कि हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, स्मॉग के इश्यूज हैं, और लीडरशिप हमारी गायब है, वफाक से प्राइम मिनिस्टर गायब हैं, सदर बीमारी की वजह से वो दुबई में है, सदर पाकिस्तान, और वज़ीर आला जो वहाँ पे पंजाब के अंदर ना पॉलिटिकल हेड मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर, ना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मौजूद हैं, और अदालतें मफलूज हैं। ख़ास तौर पे जो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अब वो आईनी अदालत का एक कॉज लिस्ट आ गई है, कल वो बताया जा रहा है कि जी उनको इतने फलाने 18 के करीब मुकदमात वो सुनेंगे, मगर यहाँ पे हमारे जैसा आम आदमी जो है, एक जर्नलिस्ट जो है, हमें नहीं समझ आ रही कि दो अब सुप्रीम कोर्ट 2 अदालतें लग गई हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट है और वो मंसूर अली शाह साहब का ये कल जो हंसते हुए उन्होंने बयान दिया इन लाइटर वेन कि जनाब वो अगर आईनी अदालत है तो हम क्या परसों तरसों तो हम क्या गैर आईनी हैं, और हमें एज ले पर्सन नहीं समझ आ रही कि ये अब एक सरकारी मुलाजम हमें बताया जा रहा है कि वो फैसला करेगा, कलर कोडिंग करेगा, कि तशरीह करेगा कि ये मुकदमा जो है आईनी है और ये मुकदमा जो है आईनी अदालत के पास नहीं जाना। ये नॉर्मली तो सारी आदि जो होती है अदालती निज़ाम के अंदर यही बहस होती है कि आइन होता है, कानून को आइन से इस तरह हमें समझाएं कैसे लैदा किया जाएगा। ये बड़ी एक एनामलस सी सिचुएशन बन गई है हमारे आइन के तहत। उस वक्त टेक्निकली 2 सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाए जाते हैं कि वो आइनी
अल्टीमेट अदालतें हों या आईनी बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह अमरीका में भी है और बाकी ममालिक में भी है, ताकि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करे। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइन की तशरीह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह करेगा कि आइन की तशरीह कौन करेगा, और ये मतलब एक अजीब कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। और जो बेंच बनाया गया है, मतलब हमारे लिए सारे काबिल एहतराम जजेस हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बेंच की डिटर्मिनेशन के फलां जज एक केस सुनेगा और फलां नहीं सुनेगा, जब ये इख्तियार गवर्नमेंट के पास होगा या थ्रू एन अमेंडमेंट, जब आपके मास्टर ऑफ द रोस्टर, जो कि मुनीब साहब ने भी एक उठाई थी बात जब ये चैलेंज हुआ था फुल बेंच पे, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर जब गवर्नमेंट होगी तो फिर ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल ऑफ पिक एंड चूज आएगा। और उसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि खुदा ना खास्ते एक जज खिलाफ है या एक हक में है, बट देन यू आर एबल टू चूज योर जज और आपको उनके व्यूज का पता है। लेट्स से आपका ये रिजर्व सीट का केस था, उसमें कुछ जजेस का व्यू एक तरफ था, कुछ का एक तरफ था, तो अगर गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाएगा कि उन्होंने चूज करना है, देन चूजिंग ए पर्टिकुलर व्यू बिकम्स मच इजियर। सो यहाँ पर आके जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाला एस्पेक्ट है वो सारे का सारा खत्म हो जाता है। अब हम आईनी बेंच पर आते हैं। देखें, आईनी बेंच के अंदर जो फिक्सेशन का प्रोसेस इटसेल्फ है, अब वो भी क्लियर नहीं है। लेट्स से अगर किसी नॉर्मल बेंच के पास केस चला जाता है और वो रिफ्यूज कर देता है उसको ट्रांसफर करने के लिए टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फिर कहां पर सिचुएशन खड़ी होगी? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या मैं अपना कंफ्यूजन, मैं एज अ ले पर्सन अपना कंफ्यूजन बताना चाहता हूं कि जो हमने देखा है अदालती निज़ाम के अंदर, कई दफ़ा आप कानूनी मसला एक चल रहा होता है, दरमियान में केस के निकल आता है कि नहीं जनाब ये तो असल में आइन का मसला है। आइन और ये ब्लैक एंड वाइट में कानून और आइन के अंदर इस तरह की एक लाइन तो नहीं खींच दी गई कि कलर कोडिंग आप कर दें, नीला पीला कर दिया जाए। और मल्टीपल क्लॉजेज होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल भी होती हैं, कुछ लीगल, मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कानून के मसाइल होते हैं। सो ये टोटली अलहदा कर देना कि नहीं जी ये पहले ही, और वो भी सरकारी अफसर एक करेगा जो कि सेक्रेटेरिएट का हिस्सा है, और अब पैनल भी दो क्योंकि बन गए हैं तो और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है ना, हमारी जो सारी की सारी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट्स की भी, वो पहले गवर्न होती है कौन से एक 99 एक आर्टिकल 1843 में थी, और साथ साथ इवन जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन से गवर्न होती है। क्लियर सेग्रीगेशन कि क्लियरली आप कह दें कि जनाब ये मसला, जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेशन होती है वो इतना आसान काम नहीं होता कि जनाब ये आईनी है और ये गैर आईनी है या आम कानून है। तो ये कई दफ़ा दरमियान में जाके वो होता है, उसकी सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आईनी अदालत भी है और एपलेट यानी अपील भी उसके पास जाती है। तो ये दोनों को अलहदा कर देना कि जनाब आप जो है सिर्फ एक फंक्शन आप करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, और ये पैंतरे बदलते रहते हैं, दरमियान में कहीं जाके खुलता है कई दफ़ा मामला। इससे तो हमेशा वक्त का ज़िया बहुत ज़्यादा हो जाता है जब एक तरफ से एक केस सुना जा रहा है, दरमियान में आपको अंदाजा हो इस बात का। वो जज हजरात करते हैं कि जनाब ये क्या आइन के मुनाफी कोई चीज़ है, कोई मुकदमा है, या ये कवानीन के मुनाफी है या नहीं है। इसकी डिटर्मिनेशन जो है अब जो है वो एक कर दी गई है जनाब, वो फलाने अफसर साहब जो है ना सेक्रेटेरिएट के अंदर जो अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के या आइनी अदालत के, कि वो उनके ज़िम्मे लग गया कि आप फैसला करें कौन कौन से किस शिक के अंदर हैं। अब उनके लिए ये करना कि कौन सा है मल्टीपल जो है उसके ऊपर अगर आईनी और कानूनी शिकें हैं तो वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरा, अगर बैरिस्टर साहब से ऑडियो के जरिए ये रब्ता करें, जो मैं मज़ीद उनसे पूछना चाह रहा था, इसके में कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि अब दो पैनल आ गए हैं जी, कि एक तो कानून के मुताबिक जो बनाया गया प्रोसीजर और प्रैक्टिस का जो कानून है उसके तहत एक 3 पैनल का इधर बन गया है, उनका पैनल अपना है। अब इन दोनों में से किसकी फौकियत है? क्या ये फैसला करेंगे कि आइन वाले जो पैनल है वो फैसला करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए तो आमिर साहब 3 का पैनल हो या 6 का पैनल हो, दोनों ने उसी के मद्देनजर फैसले करने हैं। लेकिन ये बात आपने दुरुस्त की है कि इस तफरीक को कैसे खत्म किया जाएगा, कि ज्यादा मोतबर किसको ठहरा दिया गया है। जी, इसके ये भी है, साथ में इतने और सवाल आ जाते हैं। फिर ये कि नॉर्मली ये बताया जाता है कि जो आइनी सवाल होते हैं और बड़े आइनी सवाल होते हैं, जिस तरह की 26वीं आइनी तरमीम जो है,
इसका जो है मामला से पुष्ट चला गया है। सबसे पहले तो उम्मीद ये की जा रही थी कि इस्लाह करेंगे, और 31 तारीख को पिछले अक्टूबर को जो जस्टिस मुनीम अख्तर और मंसूर अली शाह ने, जबकि ये पैनल पुराना वाला था, उन्होंने ये ख़त भी लिखा जो है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को या अफरीदी को कि आप पहले इसका वो फैसला कर लें। उसके अंदर फिर ये वो पुष्ट से पुष्ट चला गया है। अब उसके अंदर ये क्वेश्चन आ गया, और यहाँ भी ये आता है कि आईनी मामलात के अंदर ये 5 के जब बेंच होगा या 7 का होगा, या जो उसके ऐसे मामलात में हमेशा ये कहा जाता है, और ये हमेशा पीटीआई के दौर में भी और वैसे भी ये शिकायत रही कि फुल कोर्ट किया जाए। अब इतना बड़ा 26वीं तरमीम का मसला, उसके ऊपर फुल कोर्ट है, वो फुल कोर्ट नहीं बनता या ये आईनी अदालत सुनेगी, क्योंकि उसके अंदर चैलेंज ही इस आईनी अदालत को किया गया है कि जनाब ये आईनी अदालत जो आपने 26वीं तरमीम के तहत बनवाई है ये ही गैर आईनी चीज़ है। अब वो अदालत क्या खुद अपना फैसला करेगी या फुल कोर्ट करेगी? और फुल कोर्ट के अंदर भी ये साहब के दरमियान में राब्ता कट गया था। मैं वही दोहरा देता हूँ जो मैं वही पॉइंट करना चाह रहा था कि यहाँ पे सेग्रीगेशन करना कि ये आईनी और गैर आईनी है, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हमें समझाएं ये कैसे होगा? जी सर, मैं एक्चुअली अपना वो वाला पॉइंट कंप्लीट करूं कि पाकिस्तान एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसमें हर चीज आइन से एमिनेट करती है, और ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इवन फॉर द जजेस एट टाइम्स टू सेग्रीगेट कि कौन सी चीज आईनी है और कौन सी चीज गैर आईनी है। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लेस्को के खिलाफ कल रिट करते हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज करते हैं कि क्या ये फेडरल है, ये प्रोविंशियल है, तो ये भी एक आईनी मसला है। कल को आप अगर एक सिविल कोर्ट की फैसले के खिलाफ कोई रिट जुरिस्डिक्शन करते हैं और आप कहते हैं कि क्या एक हाई कोर्ट का जज ये रिट में सुन सकता है कि नहीं सुन सकता, ये भी आईनी है। सो इफेक्टिवली जिस काम के लिए आपने आईनी अदालत बनाई है वो ये है कि आप आइन के जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको बेसिकली वाटर डाउन करें, उनको खत्म करें। या तो आपकी पेंडेंसी उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो जजेस जिनको आपने इस काम के लिए मुख्तस अलहदा किया है, जो कि अपैरेंटली बहुत लायक जजेस हैं, वो इवेंचुअली शायद उतने थोड़े से केसेस के साथ रह जाएं जिसके साथ उनका इतनी सारे लार्ज नंबर में गुजारा नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आपने आईनी बेंच बनाया, या तो इस आईनी बेंच को इनलार्ज कर लें। और दूसरी बात जो आईनी बेंच के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, अब आईनी बेंच सुन रहा है एक केस जिसमें फर्ज करें वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस को उन्होंने फर्ज करें ओवर रूल करना है या बुनियादी ढांचे पे कमेंट करना है, वो है फुल मेंबर बेंच। उस फुल मेंबर बेंच को ये 6-7 मेंबर बेंच कैसे ओवर रूल करेगा? जस्ट बिकॉज इट इज अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आईनी तरमीम के थ्रू क्रिएट हुआ है। बट एट द सेम टाइम ये चीज तो वही रहती है कि 7 मेंबर बेंचेस का जो फैसला है, मान लेते हैं सारा यूनानिमस आ जाए, तब भी आप एक फुल मेंबर कोर्ट को कैसे करेंगे? या रिजर्व सीट का केस जो है वो आप कैसे सुनेंगे 7 मेंबर बेंच में, जो कि फैसला दरअसल दिया हुआ है 13 मेंबर या 12 मेंबर जितने मेंबर ने भी दिया हुआ है। तो मेरा सवाल ये कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली बहुत सारे मामलात को जन्म देते हैं, बहुत सारे फर्दर सवालात को जन्म देते हैं। एक और सवाल भी सुन लें। आपने अभी कहा कि जो ये आईनी अदालत के अंदर जो जज हैं बहुत लाइक हैं, बिल्कुल लाइक होंगे, इस पे कोई तो हम नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, मैंने दूसरों को कहा। नहीं, मगर मैं कह रहा था वो जो बाकी 4 उसके अंदर जो सीनियर तरीन जज उसके अंदर नहीं डाले गए, कि सबसे सीनियर भी थे उसके अंदर, जाहिर है या अफरीदी साहब भी आ जाते हैं, फिर मंसूर अली शाह साहब का आपके ज़रिए हमें पता चला था कि पूरी इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान के किसी के आईनी मामलात के ऊपर जो है जिनको वज़न है जिनकी आवाज़ में, उनमें से मंसूर अली शाह साहब हैं। हमने टीवी की वजह से हमें मौका मिला हुआ है जज रात की कॉम्पिटेंस देखने का। मतलब वो जो 4 लोग उसमें नहीं डाले गए सीनियर तरीन पहले 5 जजेस के अंदर से, 6 जजेस के अंदर से, तो वो समझ नहीं आ रही कि क्या रीजंस क्या हैं कि उनको ना डालने के, कि बाकियों को उन पे क्यों फौकियत की गई, ये सवाल भी तो है ना। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, जब मास्टर ऑफ रोस्टर यानी कि ये फैसला हुकूमत करेगी कि किस जज को पिक एंड चूज करके किसी बेंच में बिठाना है, तो ऑटोमेटिकली वो डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजेस पास्ट परफॉर्मेंस या डिसीजन या जो उनका व्यू है। दैट गिव्स द गवर्नमेंट अ चांस टू सिलेक्ट अ जज जो कि उनके व्यू पॉइंट को सूट करता है, और उसमें बड़ा क्लियर है कि जो टॉप के 4 हैं वो नहीं सूट करते। अब अगर आप किसी भी मुल्क में या इवन किसी भी परफॉर्मेंस यार्डस्टिक से देखें, जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, सेकंड का उससे कम होगा, उससे नीचे उस तरह चलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुल्क के टॉप 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस को आप इस काबिल नहीं समझते कि वो आईनी बेंचेस में बैठें? और क्यों ना बैठें, जबकि उनकी शोहरत पूरी दुनिया में
अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की वजह से मशहूर हो। एटलीस्ट उनमें से दो का तो वो है जिनके आगे रेगुलर हम पेश होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। या अफरीदी साहब भी मौजूद है, मंसूर अली शाह साहब आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स वी हैव। मुनीब साहब को मुझे कुछ कहने की इसलिए जरूरत नहीं कि जब आपने फुल बेंच की प्रोसीडिंग सुनी थी तो उसके अंदर कौन डोमिनेट कर रहा था वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। और आपने खुद सुना था कि उनको तो इवन यहां तक बात याद थी कि कोई चीज मार्शल लॉ से पहले आई हुई है, बाद में आई हुई है, किस टाइम पर कोई किताब लिखी गई है। सो मैं इन सारी चीजों की बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगा कि इनको ना डालना प्योरली एक ही रीजन हो सकता है कि उनका व्यू ऑन ए पर्टिकुलर इशू इज वेरी क्लियर इन पब्लिक, जिसमें रिजर्व सीट्स है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह है। तो अगर तो बेसिस ये है तो फिर तो ये बहुत तशवीश की बात है और ये मुनासिब बात नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आईनी बेंचेस में जजेस आ रहे हैं को खुदा ना खास्ता कि उनका व्यू डिफरेंट है, बट उन्होंने एक इशू पर एक व्यू लिया जिससे हम अग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, बट दैट्स अ वैलिड व्यू। बट वो द वेरी पोजिशन या वो वेरी पोजिशन टू चैलेंज या कैपेसिटी टू टेक दैट व्यू एंड देन सिलेक्ट इट, ये गवर्नमेंट के पास रेस्ट करता है। तो गवर्नमेंट तो प्रीटी मच जो है बेस्टर साहब यूनिवर्सल जो फेयर प्ले के प्रिंसिपल्स हैं उसके ही मुनाफी है कि गवर्नमेंट जब जुडिशल कमीशन की जिस तरीके से वो बनाई गई है उसके अंदर ज़्यादा से जो है मर्जी जो है डोमिनेंस जो है वो गवर्नमेंट की है। मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बेताशा फैसले हैं, बेताशा ऑब्जर्वेशन हैं जिसमें ये कहा गया है कि किसी की अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेंसी है किसी एक एजाज़ की या एक जगह अपॉइंटमेंट की या किसी को डिनाई किया जाए और उसकी रीजनेबल ना नज़र आए तो वो भी कई दफ़ा तो ये भी कई फैसलों में कहा गया है कि वो आपको 1 2 3 बतानी भी चाहिए। तो ये सारे फैसले का हम उम्मीद कर रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम जो है ये सबसे पहले लगेगी, इसका पहले फैसला कर लें इससे पहले कि आप आगे जाके ये इतने ज़्यादा मुकदमात भी कर लें और मज़ीद ये किलकिल पड़ जाए तो फैसला कर लें। मगर वो पसे पुश चला गया है और वो 31 तारीख के खत के बावजूद जब पसे पुश पे चला गया है। सर मेरा सवाल ये है बड़ा क्लियर कि अगर ये 7 मेंबर बेंच जो है फर्ज करें 7 का 7 बैठ जाता है, अभी तो करीबन 6 बैठे हैं, ये कह देते हैं कि ये आईनी तरमीम वैलिड है लेकिन उसमें डिसएग्री करते हैं विद रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस जो कि फुल बेंच जजमेंट है, तो वो कैसे करेंगे मैं वो मंतक समझना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हमने अभी बात की थी मास्टर ऑफ रोस्टर की। मैं सुबह फर्ज करें हाई कोर्ट में केस फाइल करना चाहता हूं और एक जज साहब का मुझे व्यू क्लियरली पता है उस इशू पर क्या है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं एक सिविल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा मेरा केस वहां जाए तो क्या मेरे पास वो ऑप्शन मौजूद है? आंसर इज नो, बिकॉज कंप्यूटर से ऑटोमेटिक मार्किंग होती है। अगर मेरे पास वो ऑप्शन मौजूद हो तो मेरा काम तो 90% आसान हो जाए, बिकॉज आई नो एक जज की जजमेंट है और फलां। हाई कोर्ट में कन्वर्स व्यू आते हैं और बहुत दफा आते हैं क्योंकि उस जज के पास वो केस नहीं लगता, किसी और के पास लग जाता है। तो माई option to select a particular judge changes the entire course, और यही ऑप्शन आ गई गवर्नमेंट के पास। जब आपके पास ये ऑप्शन होगी आप देखेंगे और आप कहेंगे ठीक है इसको आईनी में भेज दो, इसको नॉट आईनी में भेज दो। आईनी में आप डेट से आईनी बेंच को मैं एक और एंगल से देखना चाहता हूँ। आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, उन्होंने डाइसेंट किया है ऑन रिजर्व सीट। साथ नईम अफगान साहब है, दोनों ने डाइसेंट करके सिर्फ डाइसेंट नहीं किया, साथ ये भी लिखा है कि गलत फैसला मानने की जरूरत नहीं है, इस फैसले को आप मत मानिए। अब इस व्यू को अगर गवर्नमेंट या कोई इदारा सब्सक्राइब करता है और वो चाहते हैं कि एक सर्टेन केस वहां चला जाए तो फिर तो आप बड़ा क्लियरली पाकिस्तान की हर जजमेंट जो उससे रिजाइन कर सकते हैं जिससे वो अग्री नहीं करते। तो ये आपके सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को चेंज कर देगा, आर्टिकल 189 को चेंज कर देगा। मैं ये चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि एटलीस्ट 26वीं तरमीम जो है शुड बी हर्ड बाय द फुल कोर्ट, ताकि अगर कोई पिछली फैसले से कोई रिजाइल करें या उससे अपना डिफरेंट व्यू लें तो एटलीस्ट 17 जजेस करें। और वो उसमें देखें, काली साहब खुद कहते होते थे फुल बेंच बैठे, गवर्नमेंट हमेशा बंदयाल साहब के टाइम पे कहती थी फुल बेंच बनाएं, फुल बेंच बनाएं। आज जब उनकी अपनी बारी आई है तो व्हाई आर दे नॉट मेकिंग अ फुल बेंच? उनकी एक बारी का भी मैं सवाल कर लूं आपसे, वो तो बात की बात है कि फुल कोर्ट तो बिल्कुल हम भी कहते हैं होना चाहिए, मगर पहले तो वो उसको पुट अप करना चाहिए, वो केस ही नहीं आ रहा तो फुल कोर्ट का तो बाद में आएगा। फाइज साहब का जो केस कॉज लिस्ट है उसके अंदर 8वां जो केस है वो है चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में काजी फाइज ईसा की बराह रास्त तकर्री पर नजर सानी का केस। अब वो इतना अरसा जो है सुप्रीम कोर्ट में गुजार के चीफ जस्टिस बन के और पूरा अपना टेन्योर एंजॉय करके और यहाँ पे मुल्क का अदालती निज़ाम और इंतज़ामी निज़ाम का तहस नहस करके वो तो बाहर रवाना हो गए हैं।
अब इनको याद आ गया है कि ये केस लगवाना, और आजकल क्योंकि दूसरी ऐनकों से भी देखना पड़ता है, जब अब काले शीशे की ऐनक लगा के देखें तो नज़र पड़ती है कि हो इसकी जद में कोई ऐसे लोग भी आते हैं जो कि मौजूदा उसमें नापसंदीदा हो सकते हैं। सो अगेन जब गवर्नमेंट के इख्तियार में आ जाएगा तो फिर ये होगा। देखिए सर, जो फिक्सेशन है, अगर आपने कमेटी बना दी है तो कमेटी फिक्स करे सारे, लेकिन यहाँ की फिक्सेशन भी आपने आईनी जज साहब को दे दी, तो टेक्निकली तो ही इज जस्ट हेडिंग अ बेंच। ये कोई नई अदालत तो क्रिएट नहीं हुई, तो फिक्सेशन तो होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से, लेकिन वहां से फिक्सेशन नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि मैं वो क्राइटेरिया समझना चाहता हूँ जिसके तहत आपने आईनी बेंच में केसेस फिक्स किए हैं। अगर तो वो क्राइटेरिया ये है कि पॉलिटिकल केसेस, तो पॉलिटिकल केसेस तो आपको रिसेंट सुनने चाहिए, बिकॉज आइन और पॉलिटिक्स तो वहां से डेवलप हो रही है। अब आप 1970 का केस उठा के लगा लें, उसका हमें आज क्या फायदा होगा? इंस्टेड एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप रिकॉर्ड्स को स्ट्रेट करें। बात तो है आज की दौर में रिजर्व सीट के केस की, बात तो है आज के दौर में 26वीं 8वीं तरमीम के केस की, बात है सारे रीसेंट केसेस की। उन केसेस को आप 4 साल बाद ले जाएंगे या 5 साल बाद ले जाएंगे तो फिर दे आर इफेक्टिवली इमटेरियल, दे हैव एब्सोल्युटली जीरो, जिसे कहते हैं पॉइजन देम। अगर वो है तो उसका फायदा क्या? सो ये जो सिलेक्शन ऑफ केसेस है, ये भी बड़े, इनका जो क्राइटेरिया, इट हैज टू बी अ लीगली सस्टेनेबल क्राइटेरिया। ये क्रिमिनल अपील्स नहीं है, सिविल अपील्स नहीं है जिनकी पुरानी आपने पहले सुननी है। ये तो लेटेस्ट जो है उनको आपको आगे से पीछे को जाना चाहिए, और आपके पास आप बेंच डेली बैठना है तो बैठ के सुन लें। लेकिन ये उल्टा चल रहा है, और उन्होंने कहा जी हम पुराने केसेस को प्रेफरेंस पहले देंगे। तो पुराने केसेस में तो फिर मेरा ख्याल है कि 1990s और 2000 के केसेस लगाएं, उसका कोई एब्सोल्युटली फायदा नहीं होगा, और उसका फायदा प्रैक्टिकली नहीं होगा हमें। जी, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे कि जनाब सबसे पहले तो वो जो जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, उसकी अमल दरामद का करना है, और यहाँ पे आप भी मेरे ख्याल उनमें शामिल है, वो कह रहे हैं कि वो तो आइन का मसला है ही नहीं, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन गया हुआ है, तो मगर वो पुटअप नहीं हो रहा। फिर ये 26वीं आइनी तरमीम जो है इसको जो चैलेंज किया गया है वो नहीं टेकअप की जा रही, तो ये फिर इसका मतलब है इनके नहीं होगा, ये 1970 वाले फैसले होते रहेंगे। और गालबन ये जो मैं जस्टिस फायज ईसा वाला केस कह रहा था, ये जस्टिस आयशा के ऊपर भी जो है कुछ एतराज़ात किए गए थे। मुझे शक पड़ता है शायद इस तरह के जो जज जो उनको आईनी अदालतों से बाहर रखा गया है उनको भी टारगेट करना है। सर आप देखिए, फ्रैंकली ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या किया जा रहा है, पर जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जा रहा है, जो मामलात को लेके आगे चला जा रहा है, पर्सनली स्पीकिंग मैं उससे इसलिए एग्री नहीं करता बिकॉज मुझे उसमें एटलीस्ट क्लैरिटी नजर नहीं आती। वो क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। और आपने पाकिस्तान के इतने इंपॉर्टेंट आईनी केसेस देखें, आधे से ज्यादा लिस्ट सो मोटो से भरी हुई है जो कि पहले चीफ जस्टिस साहब लेते थे। अब वो हमने एक आईनी बेंच के सरबराह जो है उनको इस काम पर लगा दिया है। मैं ये कहता हूँ मुझे उस बेंच से कोई इतराज नहीं है, बट उस बेंच की फिक्सेशन, उस बेंच के अंदर केसेस कौन से जाने, वो तो एटलीस्ट कंट्रोल चीफ जस्टिस साहब के पास हो, एटलीस्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास हो। और ये तो फिर आप किसी को जो मर्जी टारगेट करें, बट लेट्स सी इन द टाइम्स टू कम। मेरा नहीं ख्याल इतना सस्टेनेबल नहीं होगा। ये कह दो, अभी क्विक कमेंट है, मुझे 2-3 मिनट ही है हमारे पास, कि 2 रवैये नज़र आ रहे हैं। एक बहुत प्रोएक्टिव आईनी अदालत नज़र आ रही है कि उन्होंने ये इतने पुराने 1970 के 18 कल कॉज लिस्ट भी लगा दी है, मगर जबकि ओरिजिनल जो प्रोसीजर और उसके बगैर कमेटी बनाई हुई थी, हालांकि उसका हैयत भी बदल दी है, जस्टिस मुनीब को निकाल भी दिया है, मगर वहाँ या आफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस जिनसे पहले बड़ी उम्मीदें थी, वो भी कोई इतने फिक्रमंद नहीं नज़र आ रहे। और जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे लोग, क्योंकि वो बड़े सोबर लोग हैं, क्योंकि उनका अपनी लेगेसी की बड़ी परवाह है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा देखें आप फैसला कर लें नहीं कर लें। तो ये 2 रवैये मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। आपकी सर बिल्कुल बात सही है। बात यह है कि आईनी अदालत में कौन सा जज कैसा व्यू लेगा, मैं बजाय इसके ऊपर कमेंट करूं, आप फुल बेंच की प्रोसीडिंग्स निकाल लें काजी साहब के टाइम पर और उन तमाम जजेस के कमेंट सुन लें, आपको सारे का सारा फुल बेंच का वो जो ये जो आईनी बेंच है इसकी समेशन मिल जाएगी। आयशा मलिक साहिबा का व्यू मिल जाएगा, अमीनुद्दीन साहब का मिल जाएगा, बाकी जो 4-5 और हैं उन सब का मिल जाएगा, वो पता लग जाएगा। वो व्यूज बड़े क्लियर हैं। स्पेशली जो हमें काजी साहब जाते जाते एक फायदा देंगे ना, जो बेचारे थोड़ी देर के लिए उनको इजाजत मिली थी उस फायदे को देने के लिए, कि हमें उन्होंने फुल कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखा के पाकिस्तान में ये बता दिया कि हमारे मुल्क के जो जजेस हैं वो सोचते कैसे हैं और वो कितने
क्लियरली उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं कि वो उस तरह सोचते हैं, एंड हाउ प्री मेडिटेटेड दे आर इन टर्म्स ऑफ सर्टेन लीगल प्रिंसिपल्स। सो अगर आप उन चीजों के बारे में बात करेंगे तो आपको वहां से क्लियरली पता लग जाएगा किसका क्या व्यू है। ये तो नहीं हो सकता कि ओवरनाइट व्यू चेंज हो जाए, एंड स्पेशली जजमेंट लिखने के बाद तो व्यू चेंज नहीं हो सकता। सो वो है हमारी आईनी तरमीम या आईनी बेंच का जो भी आपको खुलासा मैं कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने बड़ा एनलाइटन किया टाइम बहुत देने शुक्रिया, का। थैंक यू सो मच बैरिस्टर मोहम्मद अहमद मनसूदा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपकी इजाज़त हो, एक ब्रेक की तरफ अभी चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आके आपका व्यू भी शामिल करेंगे इसके ऊपर भी, अदालत के हवाले से भी, और इसके अलावा जो हम बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड करने जा रहे हैं। सियासत तो अदम इस्तेहकाम का शिकार है ही, मगर जो इकॉनमी से खबरें हमने मुस्बत तरीके से या मुस्बत अंदाज से जोड़ने की कोशिश की थी वो उतनी ज़्यादा मुस्बत नहीं है। हो क्या रहा है इकॉनमी में और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी और उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसके ऊपर हम डिटेल में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस वक्त माहिर मईशत हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इकॉनमी के हवाले से हमें अपडेट करेंगे और चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। जी डॉक्टर साहब, मैं सीधे ही पॉइंट पे आता हूँ। हमें ये बताया गया था कि जनाब सारे मसले हल हो गए हैं, IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया है, और अब जो है बताया जा रहा है एकदम से कि 4 महीने पहले वो आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक आपकी 230 अरब डॉलर की शॉर्टफॉल भी है, फिर $2.5 बिलियन का आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप आ रहा है, सूबों से भी आपने जो हमें वादे किए थे वो नहीं कर पा रहे, ट्रेडर से भी, एग्रीकल्चर से भी। तो ये अब क्या दोबारा दिवालिया होने का ये मंडलाएगा हमारे ऊपर ख़तरा अगर वो बैकआउट कर गए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात वही है जो आपने कही है कि हुकूमत तवातिर के साथ मईशत के शोबे में बेहतरी की दावे कर रही है, मगर अगर आप हुकूमत के आदाद व शुमार देखें और स्टेट बैंक के देखें तो वो इन दावों की तस्दीक नहीं करते। मेरे अपने हिसाब से मईशत को बदस्तूर संगीन चैलेंजेस का सामना है और कुछ मजीद कमजोरियां और खराबियां इन चंद माह में सामने आई हैं जो पहले नहीं थी। लेकिन जो अहम बात है, जो आपका नुक्ता है, वो ये है कि आपने IMF के साथ एक मुआहदा हमने किया, पाकिस्तान ने उसको एक किस्त मिल गई, उसमें कुछ आदाफ हमने एग्री किए, वो आदाफ वसूल नहीं हो रहे, वो जो आदाद शुमार हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने दिए हैं। जैसे भी आपने कहा कि खुद वो कह रहे हैं कि जो हमारा टैक्सों में शॉर्टफॉल है अभी तक जो है वो 190 अरब का है, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दिसंबर तक ये शॉर्टफॉल बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपने ताजिर दोस्त स्कीम जो थी वो बात की, वो शुरू ही नहीं हो सकी। उसके बाद आपने कहा कि जनाब वो रियल एस्टेट सेक्टर को उससे हम 300 अरब लेकर आएंगे, तो उसमें जो वैल्यू FBR की बढ़ाई है वो बाज़ औक़ात कम हो गई है। जो बढ़ाने की बात की है मैंने कुछ देखे, कुछ केसेस में कम हो गई, वो बढ़ाई नहीं। एग्रीकल्चर का जो 1 जनवरी से लगना था उसमें अभी तक कोई तैयारी शुरू ही नहीं हुई। तो दूसरा ये था कि जो बड़ी अहम बात है, जो मैं हैरान कुन है कि बजट में ये कहा गया था कि चारों सूबे कुछ सरप्लस रखेंगे, NFC अवार्ड से जो पैसा मिलेगा वो खर्च नहीं करेंगे। तो आप हैरान होंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पंजाब ने वो नहीं किया, दूसरों ने दे दिया, वो भी एक बड़ा झटका लग गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक्सटर्नल सेक्टर में, यानी जो आपने कर्जे ले लिए हैं, रोल ओवर करा लिया है, उसके बावजूद जो कर्जे अदा करने हैं, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, उसमें गैप आ रहा है। तो जब तक वो मजीद वो पैसे हमें नहीं मिलते तो ये भी एक IMF की खिलाफ वर्जी हो गई। मगर दूसरा बात ये थी कि जो हमारे दोस्त ने हमें $12 अरब दिए हैं 3 मुल्कों ने, अब वो 1 साल की बात की है, ये प्रोग्राम 3 साल का है। अब उनकी तरफ से हिचकिचाहट आ रही है कि हम आने वाले बरसों में रिन्यू ना करें, आप अपना इंतजाम करें। तो IMF को तो हमने मौका दे दिया, पहले वो जो आदाफ तय किए थे वो हासिल नहीं किए। उसके बाद जो है टैक्सों का जो है एनर्जी सेक्टर में हमने नहीं किया, एक्सटर्नल सेक्टर में नहीं किया। फिर दोस्त ममालिक कुछ पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। PI की निष्कारी नाकाम हुई, जो बड़ा झटका था, उससे भी कुछ पैसे आने थे, वो नहीं आए। FDR में बात हो रही थी कि जो दिसंबर तक पिछले 50 अरब डॉलर आ जाएंगे, 25 अरब डॉलर आएंगे, वो तो कुछ भी नहीं आए। मगर 2 ऐसी कमजोरियां सामने आई हैं। मेरे ख्याल से अब हम IMF परेशान हो या नहीं हो, मुल्क हमारा है, मुल्क आपका है, हमें परेशान होना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है मैं भारत की मिसाल दूं, लेकिन मजबूरी है कि भारत ने रेमिटेंस मंगाई है। बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं आपको, 124 अरब डॉलर, और भारत की बरामदात है 777 अरब डॉलर, यानी भारत की बरामदात 7 गुना ज्यादा है, 6 गुना। हमारा जो है पहली दफा हुआ है कि 1 अरब डॉलर की रेमिटेंस से ज्यादा है इन 4 महीने में, बरामदात कम है।
अरे भाई, तो रेमिटेंस से जो आप मंगा रहे हैं, बहुत दफे बताया ही कि 111 डॉक्टर 4 साहब, में है। आप वाहिद भाई, आदमी हैं जो कि तवातुर के साथ हमारे प्रोग्राम में और वैसे भी बेताशा दफ़ा कह चुके हुए हैं कि ये डूबियस फिगर है, ये डज नॉट मेक सेंस, ये मंतकी बात नहीं है, ये यही का ही पैसा है जो वापस यहाँ से काला धन है जो यहाँ से ले जाया जाता है और वो यहाँ रेमिटेंसेस की फॉर्म में लाया जाता है, मगर इस पर कोई नज़र नहीं डालता क्योंकि तमाम अशराफिया का टोला इसमें शामिल है। मेरा मगर इसके साथ साथ में एक सवाल ये भी है कि टाइम के वक्त महदूद है कि ये इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट है कि ताजिर स्कीम में 99.99% जो है ना वो कह रहे हैं हम टारगेट अचीव नहीं कर चुके, तो ये ज़राअत का कैसे लगाएंगे? ये जो है वो औरंगजेब साहब ने साफ ही कह दिया कि भाई साहब हमारे दोस्त ममालिक जो है ना उन्होंने रोल ओवर बंद कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर आए, और हमने देखा है कि ये PIA की जिस तरीके से की हुई है कि प्राइवेटाइजेशन भी इनसे नहीं हो पा रही, तो फिर क्या हर तरफ से ही, और वो साथ में वो लंदन से वो फरमा रही थी मरियम बीबी के जी इकॉनमी, क्योंकि बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। आमिर नतीन साहब, आपने कई नुकात एक साथ उठाए और सब आम है। देखिए, बुनियादी बात दरअसल ये है कि जब आप एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे और इंपोर्ट्स को दुगना 1.5 गुना रखेंगे, आप मुझे बताइए कि अगर $30 अरब का फर्क है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो ये फर्क कैसे पूरा होगा? तो आपने, लेकिन मैंने जो अभी आपको रेमिटेंस कहा उसकी खास वजह थी वो ये थी कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख में कि 4 महीने में हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो एक्सपोर्ट के मुकाबले में $1 अरब ज्यादा हैं। पिछले साल दोनों बराबर बराबर थी, अब के वो 4 महीने में 1 अरब का फर्क आ गया। इसका मतलब ये है कि भारत में अगर 6 गुना है, हम सिर्फ 2 गुना भी करते तो हमें IMF की जरूरत नहीं थी। ये देखिए सोचने की बात है, लेकिन हम उल्टा सफर कर रहे हैं। मगर एक और परेशानी जो मैंने आपको बताई थी अभी आई है, वो ये आई है कि बैंकों ने, ये मैं अभी फिगर देख रहा था, 3 महीने के अंदर जो काम उनका कर्जे देना है सनत, तिजारत, ज़राअत के लिए, उस कर्जों के में 100 अरब रुपए की कमी हो गई है। मैशत कैसे? लेकिन जो सरमायाकारी बजट खसारे के लिए की है, यानी हुकूमत को बैंक्स कह रहे हैं निचकारी के बाद कि जनाब आप टैक्सों की वसूली क्यों बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने शाना अखराजात कम क्यों करना चाहते हैं? हम हाजिर हैं, हम सरत के लिए कर्जे नहीं देंगे, तिजारत के लिए नहीं देंगे, बरामद के लिए नहीं देंगे, हम आपके बजट खसारे के लिए हुकूमत के तमस्सुकात में पैसा लगा देते हैं। तो 600 अरब रुपया का इजाफा हुआ हुकूमती सरमायाकारी में, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में भी नहीं होता था, और 100 अरब के कर्जों में कमी हो गई। तो आप मोहतरम ये बताइए कि अब आपकी मईशत गिरो कैसे करेगी? और किसी को वो डॉक्टर साहब, इससे पहले जो फिगर्स आए थे कि इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं कर्जे उठा रहा था, क्योंकि क्या कारोबार कैसे चले जब बिजली, पेट्रोल, गैस या होती नहीं है या बहुत महंगी होती है, इस उसमें IPPs का भी मसला नहीं हल करे, कारोबार चलेगा कैसे, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? देखिए, बात ऐसी है कि हमारे ताजिर सनतकार भी कहते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज में कर लेंगे, प्रॉपर्टी में कर लेंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज को 1 लाख तक ले जाने की तैयारी हो रही है, उसके बाद झटके लगते रहेंगे, वो होता रहेगा, लेकिन उस वक्त पूरा जोर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। लेकिन अभी आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, उसको भी जरा मैं अर्ज कर दूं क्या है। अब जब डिस्काउंट रेट आपने कम किया, उसको हुकूमत ने अपनी कामयाबी करार दिया, लेकिन क्या मैं आपको ये बताऊं, जो नाजरीन आपको देख रहे हैं उनको तो उन्होंने सफर किया है कि 4 नवंबर से स्पेशल सेविंग्स स्कीम है, उसमें जो कौमी बचत में पैसा लगाते हैं उसकी शरह मुनाफा जो है वो 15.2 से कम करके 11.6 कर दी। तो आप देखिए, जो लाखों लोग जो उसमें पैसे लगा रहे हैं उनको एक और झटका लग गया, एक पेट्रोल का लगेगा, गैस का लगेगा, अब ये झटका लग गया कि स्पेशल सेविंग में गया। एक और काम हुआ है जो बड़ी परेशानी की बात है, वो ये है कि स्टेट बैंकों में जो खाते हैं, कानून है स्टेट बैंक का और हुकूमत का, वो है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A और 26A4, उसमें ये कहा गया कि जो मुनाफा है उसमें शरीक करें। स्टेट बैंक ने कहा नहीं कि मुनाफे में आप शरीक नहीं करें, कानून के खिलाफ, और ये कहा कि आप उसको डिस्काउंट रेट से मुंसलिक कर दें। तो मैंने ये देखा कि लाखों लोग जिन्होंने बैंकों में बचत खाते रखे थे, उनकी मुनाफे की शरह थी 19% 1 जुलाई को, अब ये हो गई जो है वो 15%। अब ये जो उन्होंने कई यानी जिसके 10 लाख रुपए हैं उसको कई हजार रुपए महीने का नुकसान हो गया। तो आवाम को कुचल के आप डिस्काउंट रेट कम करके बिजनेस कम्युनिटी को कह रहे हैं कि आप कर्जे लें, वो जनाब स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत उसकी तरफ जा रही है। तो मुझे बताइए मईशत गिरो कैसे करेगी? मगर एक और अब इन्होंने ये किया जो बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन इस पर आवाज उठानी चाहिए कि अब एक आदमी बैंकों में पैसे रखेगा तो बचतें बढ़ेंगी। अब उस पर स्टेट बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, अगर ज्यादा पैसे रखते हैं तो 45% टैक्स लगा दिया। अब एक तरफ आप मुनाफे की शरह कम कर रहे हैं,
दूसरी तरफ 45% टैक्स, पहले तो 0 टैक्स होता था। उसका वजह क्या हुई कि इस साल जो हमारी बचतों की शरह है, माजी में जो पाकिस्तान ने जीडीपी के तनासुब से बचतें की थी, उससे 10,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल कर लिया। ये 10,000 आपको निकल गए। जो मुल्की सरमायाकारी करते थे, जो नहीं कर रहे, और पैसा हुकूमत के पास जा रहा है। ऑफिशियल फिगर्स हैं कि जो माजी में करते थे पाकिस्तान, उससे 15,000 अरब रुपया आपने मुल्की सरमायाकारी कम कर दी, 10,000 अरब रुपया आपने मुल्की बचतें कम कर दी, और 15,000 अरब रुपया टैक्सों की वसूली कम कर दी। ये 15,000 अरब की फिगर मेरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की है, जो उन्होंने एफबीआर के लिए दी है। लेकिन अगर सूबों को मिलाएं तो 22,000 अरब। डॉक्टर साहब तो 22,000 15,000 क्विकली बताएंगे, कैश 22 है, अगर आईएमएफ की सुनते हैं तो ये तमाम चीज़ें टैक्सेस ज़ाहिर है कहीं ना कहीं, चाहे ना कहें कि मिनी बजट है, मगर जब टैक्सेस बढ़ाते हैं उसको मिनी बजट ही कहा जाता है। पर या चीज़ों की बिजली, पानी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो अगर ये उनकी नहीं सुनते तो तब मसला कि वो अपना कैंसिल कर सकते हैं मुआहिदा, और अगर सुनते हैं तो हमारा कारोबार नहीं चलता, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, क्या करें? क्विक सोल्यूशन क्या है? देखिए, बात ये थी कि जो बात है कि अगर आप अपनी टैक्सों में इस्लाहात करें, मुल्क की बचतें बढ़ाएं और मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं और एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो करें, तो पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है। लेकिन अशराफिया आड़े आ रही है, अशराफिया के मफादात हैं, उसकी वजह से मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। इस्लाहात, डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, इस्लाहात जो है इतनी कमजोर गवर्नमेंट, इनसे ट्रेडर्स से ये भाग जाती है। इन्होंने ज़राअती टैक्स लगाना है, इन्होंने अपने खर्चे कम करने हैं, इन्होंने कुछ, इनसे क्या उम्मीद करनी है, जबकि ये 24 नवंबर की वो भी डेट भी आ गई और ये कह रहे हैं कि जनाब हम निपट लेंगे, आप आएँ, हम आपका कीमा निकाल देंगे। तो जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम कहाँ से आएगा? और ये कमज़ोर गवर्नमेंट है जो कि पहले लेटी होती हैं, वो ये इस्लाहात वो अब मैंने भी करना छोड़ दिया। तो आप तो शोर बजाते रहेंगे मगर होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। नहीं जनाब, ये स्टेबिलिटी की तो बात आप छोड़ दीजिए, मसला एक और है। मुझे ये बताइए कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदा हुआ था, उसमें ये था कि वो 6-6 महीने की किस्तें मिलेंगी। उन्होंने मार्च में आना था, मार्च में तय था। आज वो अचानक क्यों आ गए? और वो 11 तारीख से 15 तारीख के मुज़ाकरात करें, उन्होंने तो आना ही मार्च में था, क्योंकि तय ये हुआ था मुआहदे में कि 6-6 महीने की किस्त जो है वो किस्तें मिला करेंगे। क्यों आ गए? तो अब वो कुछ ना कुछ तमाशा करने आए हैं ना, और हमने उनको हाथ में मौका दे दिया कि जनाब ये हमारी कमजोरियां हैं, ये आदत शुमार हैं जो कि खराब तरफ जा रहे हैं। तो अब वो सवालात तो उठाएंगे, लेकिन अगर कुछ आप न्यू ग्रेट गेम की वजह से सहूलत मिलती है। एक जुमला मैं आपको बता दूं कि 2016 में अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत थी, तो शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, इसहाक डार के ज़माने में 12 हमने मुआहदे तोड़े थे IMF के, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा कि जी हम आपको कह रहे हैं कामयाब प्रोग्राम, और हमें पैसे दे दिए। उसका नतीजा ये हुआ अभी वहाँ पे ट्रम्प साहब आ गए हैं, हालात बदल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको दोबारा सहमत देंगे। बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब, लास्ट एक 1 मिनट है अगर आपकी इजाजत हो तो एक खत मरियम बीबी ने लिखना था भारत के पंजाब के वजीर आला को। वो कह रहे हैं कि ये मशरिक में उनके जो है दिल्ली है, वो भी कह रहे हैं कि इधर धुआं आता है, और हम मगरिब में हैं उनकी, और हम भी कह रहे हैं कि धुआं इधर आता है, या मशरिक में जाता है या मगरिब में जाता है। तो ये उन्होंने उसका जवाब दिया है। मगर ये वाकई ये हमारा भी ये डिनाइल है। हमारी अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 83% जो है, 83% ये ट्रांसपोर्टेशन से है। तो ये इल्ज़ाम लगा देना कि ये इंडिया से जाता है, क्योंकि हम यहाँ खुद कुछ नहीं कर रहे, अपनी ही फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिनाई कर रहे हैं। जरा उन्होंने मज़ाही अंदाज में पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने पेश कर दी है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।